एक जो प्रेरणा हम लोगों को मिली थी वो ऐसे मिली कि 2020 में हम लोग भेड़ाघाट गए हुए थे। वहाँ हम लोगों ने देखा कि नर्मदा नदी का जो बहुत बड़ा स्थल है, जहाँ लोग बहुत, मैं तो कहता हूँ विश्व से लोग देखने के लिए आते हैं भेड़ाघाट को, वहाँ देखा तो वहाँ पानी नहीं था और वो एक छोटी सी धार के रूप में बह रहा था। उसको मेरे मित्र आए हुए थे दिल्ली से, उन्होंने कहा मुझे भेड़ाघाट दिखाइए, बहुत भव्य स्थल है। तो मैंने कहा ठीक है चलिए मैं चलता हूँ। जब लेके गया तो देखा वहाँ, तो पता चला कि वहाँ बहुत छोटी सी धार चल रही है। तो उन्होंने कहा भेड़ाघाट कैसे आप भेड़ाघाट कह रहे हैं, और बंदरकुंडी में उसमें कोई ऐसा आकर्षण नहीं था। तो मुझे थोड़ा खराब लगा। और उसके बाद मैंने जब यहाँ से सिहोरा आया जबलपुर से, तो सिहोरा पता चला नगर पालिका में जो पानी सप्लाई पूरे शहर में होता है, सिहोरा शहर में, उसमें हिरन नदी से जो पानी जाता है उसको एक जगह छोटा सा अर्दन बांध बना हुआ है, मिट्टी का बांध बना हुआ है, उसमें पानी एकत्रित होता है और उससे शहर में सप्लाई होता है। शुद्ध करने के बाद पता चला कि 2 महीने से पूरी तरह से शहर को पानी की सप्लाई बंद है। तो शहर को सप्लाई करने के लिए बहुत सारे बोरवेल जो चल रहे थे उनका सहारा लेकर के शहर को सप्लाई किया जा रहा था। तो बहुत खराब पोजीशन थी। और उसके बाद चूंकि उस समय हिरन नदी भी सूख गई थी, तो हिरन नदी को जीवित करने के लिए हम लोगों ने कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप किए, कुछ प्रशासनिक हस्तक्षेप किए। उससे ये हुआ, यहाँ पर हमको आशीर्वाद मिला हुआ है। माँ महादेवी के चरणों में हम बैठे हुए हैं। के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो नर्म और धा, नर्म मतलब आनंद, मुलायम, कोमल, देने वाली, कोमलता देने वाली, आनंद देने वाली। सामान्य रूप में अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, बिल्कुल जैसा पृथ्वी के 3 तरफ 70% से ज़्यादा समुद्र है, ऐसे ही हमारे शरीर में भी 67.8 यानी करीब करीब 68% जल है। 60 किलो का जो इंसान है उसके शरीर में पानी की मात्रा 35 लीटर पड़ती है। और प्रतिदिन अगर हम सामान्य रूप में चाय, पानी, सब्जी या जो भी खाते हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर में जो किडनियां हैं, 2 किडनी होती हैं, उनके माध्यम से जो किडनी है वो 170 लीटर पानी को हमारे शरीर में प्रतिदिन शुद्ध करती है। पानी हम लोग मूत्र के माध्यम से, और करीब करीब गर्मी के दिनों में इसकी मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है, जो पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से निकाला जाता है, जो अपशिष्ट होता है। यानी जितने भी विषैले तत्व होते हैं हमारे शरीर के, उनको इस पानी के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण, अभी चूंकि समय कम है उस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पधारे सभी आत्मीयजनों का, सम्मानीय जनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम है, यहाँ पर कुछ लोग सुन रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मेला के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भी सुन रहे हैं। और कहीं ना कहीं जितने लोगों के पास तक ये आवाज जा रही है वो अपने आप में परिवर्तन लाएंगे। जैसे कि अभी सर लोगों ने, हमारे दो डॉक्टर साहब ने और हमारे सम्मानीय जन ने बहुत ही गहराई से बताया है कि कैसे पर्यावरण को, प्रकृति को, नदी को हमको सुरक्षित रखना है। और एक बात और कहा है कि हम सब चाहते हैं कि काम अच्छा हो, पर अच्छा कौन करे? दूसरा कोई करे। अच्छा काम हो, क्रांति का काम हो, पर कौन करे? दूसरा कोई करे। मतलब भगत सिंह पैदा हो, भगत सिंह काम करे, पर दूसरे के घर में पैदा हो भगत सिंह, मेरे घर में ना हो, न मैं भगत सिंह बनूं। अगर ऐसा चलता रहेगा तो काम नहीं होगा। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद भगत सिंह बन रहे हैं। हमारे जो ये सम्मानीय जन है जिनका बहुत ही गहरा अनुभव है और अपने जीवन को भी समर्पित कर दिए इतने पुण्य काम में, तो उनको हम देखते हुए भी हम कुछ ऐसे कदम उठाएं। वहीं आप देखेंगे कि विगत 2 साल पूर्व नर्मदा समग्र का कार्यक्रम हुआ था आप लोगों का भोपाल में, नदी महोत्सव का। तो हमारे बीच में जो वकील साहब हैं, किसान संघ के जिलाध्यक्ष जी हैं, इन लोग उस कार्यक्रम में गए थे। मैं तो नहीं जा पाया, पर इनके माध्यम से सुने, चर्चा किए। उसके बाद, उस डेट के बाद आपके ये प्रयास का एक मैं थोड़ा सा उदाहरण बता रहा हूं कि आप जो ये प्रयास कर रहे हैं वो निरर्थक नहीं है।
सार्थक है। भले 1000 लोग पैदा ना हो, पर 10 लोग 20 लोग ऐसे पैदा हो रहे हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। हमारे निर्मल जी हैं, बिहारी जी हैं, इन लोगों ने और उनके साथ मैं भी जुड़ के हर रविवार को लगातार, ये 91वां रविवार हो गया, हम हर रविवार पौधारोपण लगा रहे हैं। और पौधारोपण को एक महाअभियान का नाम दिए हैं। हर कोई व्यक्ति हम लोगों को ये देखता है और कहता है यार आज कितना रविवार हो गया, क्या हो गया। वो रविवार के बहाना हम एक पौधे लगा लेते हैं, कुछ चुनिंदा जगह पर लगाते हैं और वहीं पर हम पौधे लगाते हैं। और क्या, हर रास्ते में कोशिश करते हैं कि जो रोड है उनके रास्ते में जहां हम जाते हैं वहां लगा दें। गर्मियों के दिन में भी हम अपने मोटरसाइकिल है तो उसकी डिक्की में 2 लीटर वाला पानी रख लेते हैं। हम क्या है, आते समय 2 पौधों को पानी दे दिए, जाते समय 2 पौधों को पानी दे दिए। इस तरह से लगातार पौधारोपण कर रहे हैं। अब हमने पौधारोपण में थोड़ा और विस्तार किया। हमने पौधारोपण के तहत एक शुभ जीवन मिशन भी स्टार्ट किया। शुभ जीवन मिशन के तहत पौधारोपण का शुभ काम करें। हर जो परिवार के लोग हैं, हमारे मित्र हैं, उनका जन्मतिथि हम लोग लेते हैं, बच्चे हैं, और उस जन्मतिथि पर और जो विशेष पुण्यतिथि है, जैसे आज रविदास जयंती है और अलग अलग जयंती है, उस तरीके से उन शुभ अवसरों पर भी हम लोग क्या करते हैं, पौधारोपण करते हैं। और साथ में क्या, अभी राम जन्म का एक बहुत बड़ा महोत्सव था, उस महोत्सव को भी समिति के जो पौधारोपण कर रही है DSS मध्य प्रदेश, वो उसने क्या काम किया कि एक राम वाटिका ही निर्माण कर दिया। वहां पर हम लोगों ने कहां से 22 पौधे लाए, 22 राम फल, सीता फल और अनेक प्रकार के। तो ऐसे करके हम लोग पौधे लगाते हैं। तो पौधे को आप लगाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये व्यवहारिक कैसे हो लगाना। तो अब हम बरगद का लगाएं, पीपल का लगाएं, ये बहुत लाभ का पौधा, इनको तो लगाएं। पर कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है। आप एक बार लगा दो, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी दे दो, महीने 2 महीने में। करंज का पौधा है, तो आप क्या है, किसी भी रास्ते पर बरसात के समय में या अभी भी गर्मी में लगा दोगे कंजी का, करंज का पौधा, तो उसको संरक्षण की भी कम जरूरत होती है और कम पानी की भी जरूरत होती है। तो हम ऐसा करें कि कहीं से अपन करंज का पौधा जो आसानी से लग जाता है उसको भी अपने रख लें और रास्ते में कहीं भी लगा दें। लगाने के बाद हम उसको पानी देते रहे बीच बीच में। तो अगर हम चाहें, अगर हम वास्तव में अच्छा करना चाहते हैं तो बहुत से रास्ते निकाल सकते हैं। तो पौधारोपण आप लोग करें, उसका क्या फायदा होगा वो सर लोगों ने बता चुका है। तो पौधा हम जैविक खेती के बारे में कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैविक खेती से क्या होगी कि हमारी एक तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, मनुष्य जीवन को स्वस्थ मिलेगी और प्राकृतिक अप्राकृतिक रूप में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान मिलेगी। तो हम रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती करेंगे। रासायनिक खेती में जैसा कि हमने कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया, DAP, अन्य प्रकार के खादों का इस्तेमाल करते हैं। इन खादों से क्या होती है कि हमारे मिट्टी में जाती है और मिट्टी में घुल करके मिट्टी को कड़ी बनाती है। दूसरी ओर वही देखेंगे कि कीटनाशक से हमारे जो फसल होता है उस फसल में 20% की मात्रा तत्व उस फसल में अनाजों के माध्यम से आती है और 20% ही मात्रा ऐसे कि पानी के साथ घुल करके और बह जाता है। ऐसे कीटनाशक हम जो उपयोग कर रहे हैं इसको बिल्कुल ही उपयोग न करें, क्योंकि उस फसल के माध्यम से हम जब सेवन करते हैं तो सेवन के माध्यम क्या होता है कि जो अनेक प्रकार के कीटों का तत्व रासायनिक खाद के माध्यम से फसल में आता है, उसको सेवन करने से हम जैसे सेवन करते हैं निश्चित है कि हम बीमार ही होते हैं। आप देखेंगे आज बीमारी का मुख्य लक्षण है कि कीटनाशक दवा के माध्यम से जो भोजन कर रहे हैं ये हमारा बीमारी का मुख्य लक्षण है। आज हम लोग कितने भी आप कमाई कर लें, कितने भी आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आप केमिकल युक्त भोजन ही कर रहे हैं। इसको दूर करने के लिए हमको गौ आधारित जैविक खेती करना होगा और गौ आधारित जैविक खेती करेंगे तो विभिन्न प्रकार के हम परेशानियों के माध्यम से दूर हो जाएंगे।
विभिन्न पर्यावरण को देखेंगे कि पर्यावरण कचरे की बात बहुत करते हैं कि ये कचरा फैला रहे हैं, वो फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये 2000 लगभग 16 के आसपास हम दिसंबर में बैठे थे हमारे कुछ मित्रों के साथ में। तो मंडला में एक रपटा घाट है जो बड़ा घाट है और वहाँ भीड़ भाड़ बहुत होती है। तो हमारे मित्रों ने कहा कि भाई ये जो घाट में इतना सारा कचरा फैलता है तो अपन इस घाट पे ऐसा करते हैं कुछ डस्टबिन रखते हैं। तो ऐसे उसकी चर्चा चल रही थी कि डस्टबिन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कितने डस्टबिन रखे जाएंगे, कितनी दुकानों में रखेंगे, कितने मंदिरों में रखेंगे। ये चर्चा का मंथन लगभग हमारा 40-45 मिनट चला और उसके बाद अंत में एक मित्र बड़ी शांति से हमारा सुन रहा था। उसने कहा कि भाई ये डस्टबिन की बात तो हम बहुत कर रहे हैं, अपने घर में डस्टबिन है क्या? तो उसमें 12-13 लोग बैठे थे, सारे चुप हो गए, बोले भाई अपने घर में तो डस्टबिन नहीं है। तो हम अपने घर में नहीं करेंगे, हम मतलब राम जी पैदा हो, पड़ोसी के यहाँ पैदा हो, क्योंकि उनको 14 वर्ष वनवास जाना पड़ेगा। हमारे घर में राम जी ना पैदा हो, पड़ोसी के घर में हो। भगत सिंह पैदा हो तो पड़ोसी के घर में पैदा हो, हमारे घर पे पैदा ना हो। ये हमारी मानसिकता हो गई है कि मैं डस्टबिन का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन लोगों को बोलूंगा कि आप करो, मैं ना करूं। तो मेरे आचरण में डस्टबिन का मैं नहीं उतारूंगा, लेकिन लोगों को जरूर बोलूंगा। तो वहां हमारी 45-50 मिनट की मीटिंग हमने ध्वस्त की और कहा कि ठीक है, कितना समय लगेगा अपने घरों में डस्टबिन रखने के लिए। तो हमने तय किया कि ठीक है, आज रविवार है, अगले रविवार सब वापस यहीं बैठेंगे और सबसे पहले अपने घर में डस्टबिन रखेंगे। पहली बात खत्म हो जाएगा, जल खत्म होगा। जब 2% या 3% जल धरती पर पीने योग्य है तो हम मानव समाज को जीवित रखने के लिए उस जल का संरक्षण कैसे करें, इस पर हमको चर्चा करनी पड़ेगी। जब ट्रेन से पानी देना पड़ रहा है टैंकर भर भर के, तो क्या हमारा जल बचाने का विषय जो है, नदियों को बचाने का विषय है, वो क्या गंभीर विषय नहीं है? बिल्कुल है। अगर हम न्यूज पढ़ रहे हैं कि कहीं पर ट्रेन से पानी पहुंचाया जा रहा है, वहां का पानी खत्म हो गया पीने का, वहां पानी नहीं है, वहां सूखा पड़ा। प्रभु